अस्सलाम वालेकुम जी। एक नए सेशन और एक नए गेस्ट के साथ खदीजा महमूद शाहिद। अच्छा, होता ये है कि जब भी किसी नए गेस्ट का मैं तारुफ कराऊं तो मैं काफ़ी चीज़ें बता रही होती हूँ उनके बारे में, लेकिन जो मेरे आज के गेस्ट हैं उनका तारुफ जो है, मैं सुबह से इस वायरस में मैं कोई जो है लफाजी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सुबह से सोच रही थी कि मैं इनके बारे में ये बताऊंगी, ये बताऊंगी, ये बताऊंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब मैं ये कहूंगी कि साकिब मलिक, तो उसके बाद फिर मेरा नहीं ख्याल कि किसी तारुफ की जरूरत है, सिवाय इसके कि हाँ, ये जरूर बताऊंगी अपने देखने वालों को कि इनके जो ग्रेट फादर हैं, ही इज अ कार्डियोलॉजिस्ट, अम्मी इनकी जो है एजुकेशनिस्ट हैं और एक वेटरन टीवी एक्ट्रेस हैं। और टेलीविजन इंडस्ट्री के बिल्कुल जब उरूज का और बिल्कुल शुरू का दौर था तो साहिरा काजमी, राहत काजमी, उज़मा गिलानी जैसे बड़े नामों के साथ एक और बड़ा नाम हम देखते थे, परवीन मलिक। और इनके भाई जो हैं अदनान मलिक, वो केक फिल्म में भी आप उनको लीड रोल में देख चुके हैं, सदक़े तुम्हारे में माहिरा खान के साथ देख चुके हैं। ये तो है जी फैमिली का तारुफ। अब आ जाते हैं, अ, एक नाम है कि जिसने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं, मतलब उनको उन एड्स बनाए, और उसके बाद, और बल्कि उससे पहले एक शख्स जो है वो खुद इतना बड़ा ब्रांड बन चुका था कि साकिब मलिक जो है वो एक नाम नहीं, एक ब्रांड है। चाहे वो एड्स हों, चाहे वो वीडियो सॉन्ग्स हों। वैसे तो इनके सारे गाने टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत पसंद है, चाहे वो अली अजमत का नारे ना हो या वो दीवाने हों। लेकिन 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 पाकिस्तान की अ, जो मौसीकी की तारीफ जब भी लिखी जाएगी, ट्रस्ट मी, मैं इतना बता दूं कि वो खमाज के बगैर जो है पाकिस्तान की मौसीकी की तारीख हमेशा अधूरी रहेगी। वैसे तो बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई, बहुत अच्छी खूबसूरत मौसीकी दी, लेकिन 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 खमाज उन सब के सर का ताज निकला भाई। बहुत शुक्रिया। और बहुत और उसके बाद यूएसए से एडवर्टीजमेंट की और कम्युनिकेशन की डिग्री लेके पाकिस्तान का यह बेटा पाकिस्तान वापस आया, इस नई उम्मीद के साथ और इस यकीन के साथ कि मैं अपने मुल्क में जाऊंगा और अपने मुल्क में कुछ यूनिक करके दिखाऊंगा। और वाकई इस शख्स ने इतनी यूनिक चीजें की कि जो पहली फिल्म बनाई बाजी, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, ना सिर्फ इस मुल्क के बल्कि इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते। मजीद मैं आपका वक्त नहीं लूंगी। नाजरीन, हाजरीन, वैसे तो होता यह है कि जब साकिब हम कभी होस्ट करते हुए मैं कहती हूँ कि नाजरीन अब आपके सामने पेश करती हूँ, लेकिन साकिब मलिक इतना बड़ा नाम है कि मैं कहूंगी कि सामईन आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम खदीजा, सो काइंड ऑफ यू कि आपने मुझे बुलाया और हमारा ये आमना सामना हो रहा है और ये डिस्कशन होगी। आपके अल्फाज वाकई में लिए वैल्यू रखते हैं और इंसान ज़िंदगी में जो भी चीज़ करे उसकी कामयाबी यही होती है कि लोग उस काम को पहचाने, थोड़ा बहुत सराहें। और आपने इतनी अच्छी बातें की। एक आर्टिस्ट या एक तख्लीककार यही चाहता है। और फॉर मी इट्स एन ऑनर कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपके मैं इस महफिल में मैं आपके साथ गपशप कर सकूं। सो थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू। प्लेजर एंड ऑनर इज ऑल माइन साकिब। आप यकीन करें, बताऊं, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मीडिया साइकोलॉजी, होता यह है कि जब भी हम किसी डायरेक्टर की कोई प्रोडक्ट देख रहे होते हैं या कोई उसका कोई वीडियो देख रहे होते हैं या एड देख रहे हैं या फिल्म देख रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि हम एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। लेकिन आप यकीन करें, मैंने आपकी जब भी कोई चीज देखी, चाहे वो आपकी वीडियो सॉन्ग हो या वो आपके एड्स हो या वो आपकी फिल्म बाजी हो, मैंने उससे सीखा है और बाखुदा मैंने उससे वाकई बहुत कुछ सीखा है। मैं आपकी चीजों को, मतलब, आई टेक यू एज माई मेंटोर, ट्रस्ट मी। नहीं नहीं, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। जब हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी, अब मुलाकात तो आज पहली बार हो रही है एक्चुअली। एग्जैक्टली। यस, बट जब पहली बार बात हुई थी तो आपने अपना तारुफ कराया था और मैं बड़ा इंट्रीग था कि मीडिया साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट होना एक खुद बड़ी बात है और फिर मीडिया साइकोलॉजिस्ट होना एक और मज़ीद स्पेशलाइजेशन है। और ये वाकई बहुत अहम एक शोबा है और वेस्ट में तो इसके बाकायदा इस पर बड़ी स्टडी होती है, पाकिस्तान में कम होता है। तो बड़ी खुशी हुई कि आप इस फील्ड में हैं और आप
जो हमारे इर्द गिर्द काम हो रहा है इस नज़र से देखती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ह्यूमन बिहेवियर इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, एंड एवरीथिंग अबाउट अस इज़ आवर बिहेवियर। एंड कहानियों में भी जब हम लोग कोई कहानी बता रहे होते हैं या कोई हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, तो उसको किस तरह इंटरप्रेट किया जाएगा, उसके कितने इंटरप्रेट करने के लेवल्स हैं, और मल्टीपल अप्रोचेस हैं एक चीज़ को इंटरप्रेट करने की। तो वो एक बड़ी चीज़ मुझे फैसिनेट करती है, क्योंकि हर बंदा अपने दिमाग से एक चीज़ को देख रहा होता है और इंटरप्रेट कर रहा होता है, एंड अ साइकोलॉजिस्ट needs to know all of those methods and all of those thinkings. So बड़ा चैलेंजिंग काम है आपका, and I'm very excited to talk to you today. आज मैं भी बहुत कुछ सीखने के लिए आया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत कुछ सीख के ही जाऊँगा। मेरे ख्याल आज हम दोनों जो है ना एक लर्निंग सेशन कर रहे हैं। बट साकिब, आज हम बात करते हैं कि वो नन्ना मुन्ना साकिब के जिसको सिनेमा पे जाने का बड़ा शौक था, जो सिनेमा के स्टिक वो जो है बाकायदा वो एक ने स्क्रैप बुक एक बनाई हुई थी अपनी, वो सिनेमा की जी, तस्वीरें, हाँ, वो जमा करता था। फिर उसके बाद अब मैं चाह रही हूँ कि बजाय इसके कि मैं बताऊं अपने सफर के बारे में, जो है हमारे देखने वालों को आप खुद बताइए। सो बेसिकली जी, जैसे आपने बताया, मेरी परवरिश इस्लामाबाद में हुई, और एक बड़े अच्छे मैं कहूँगा ओपन घरेलू माहौल में हुई। गोया मेरे फादर एक कार्डियोलॉजिस्ट है माशाल्लाह, अभी भी बोथ माय पेरेंट्स आर वेरी मच विद अस, वी आर ब्लेस्ड, एंड बट मेरे फादर भी बड़े एक आर्टिस्टिक आदमी हैं। उनको गार्डनिंग का शौक़ है, फोटोग्राफी का शौक़ है, पोइट्री का शौक़ है। फिर मेरी वालदा को है, वो एक एजुकेशनिस्ट हैं with a focus on early childhood education. That is her specialization. But she also was interested in acting. तो जैसे बताया कि पीटीवी जब लेट 60s में रावलपिंडी में शुरू हुआ, तो she was actively involved with that, and then she continued till I think अभी recently दाम उनका लास्ट बड़ा सीरियल था। फिर एक दो और काम भी किए, but then you know she just kind of lost interest, क्योंकि उन्होंने हमेशा एज हॉबी किया, प्रोफेशनली नहीं किया। लेकिन मेरे फादर ने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया, मेरी मदर ने हमेशा मेरे फादर को हर चीज़ में सपोर्ट किया, और इसी तरह हमारे पेरेंट्स ने हम बच्चों को भी हर चीज़ में सपोर्ट किया जो हम करना चाहते थे। हमें हर चीज़ की इजहार की इजाज़त थी, कोई रोक टोक नहीं थी, हमारी सोच पे कभी कोई पाबंदी नहीं थी। हम जब भी क्यों पूछते थे तो वो इसका जवाब देते थे, और हमेशा इंस्पायर करते थे, बल्कि हमें और पुश करते थे कि हम लोग पूछें, हर चीज़ पूछें। कभी ये बंदिश नहीं लगाई थी। तो इसकी वजह से हम बड़े एक आज़ाद माहौल में, लेकिन एक बड़े सुलझे हुए माहौल में हम तीनों बहन भाइयों ने परवरिश की। इस्लामाबाद उस ज़माने में जब मैं बड़ा हो रहा था, आज से आप समझें 70s की बात है, एक बड़ा छोटा सा शहर था। ज़्यादातर उस शहर में ब्यूरोक्रेट्स थे, फॉरेन ऑफिस के लोग थे, डिप्लोमेट्स थे, ये छोटा मोटा कारोबार करने वाले लोग थे। तो एक बहुत ही छोटी सी दुनिया थी, और हम लोग आज़ाद फिरा करते थे, मोहल्ले में साइकिल चला रहे हैं, बुक शॉप जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा एडवेंचर हो गया तो हम मरी चले गए, या हम लोग साइकिल पे कहीं किसी छोटी सी रोड पे चले गए। तो ये था मेरा जो बचपना था। दोस्त थे, लोगों के घर खुला आना जाना था, ओपन हाउस ओपन सिटी थी। वो दौर भी ऐसा था। आई एम श्योर मच प्रॉब्ली मच यंगर टू मी, बट इफ़ यू हैव एनी मेमोरीज, सेफ माहौल था। और हमें पता था कि साथ घर में कौन रह रहा है, कौन है जो हमारे देखने वाले हैं, हर एक की नज़र बच्चों पे होती थी। तो एक माहौल भी ऐसा था कि हम लोग बड़े क्यूरियस तरीके से बड़े हुए थे। लेकिन एक तरीके से इस्लामाबाद एक छोटी सी दुनिया भी थी। तो जब मैं पहली दफ़ा एक फ़िल्म देखने गया, वो कराची में थी, एक सिनेमा में, अपने मामू और ममानी के साथ। उस फिल्म का नाम था नादान, और वो मैंने उसमें नदीम और निशो थे, और वो रिवोली सिनेमा कराची में हुआ करता था, सदर के इलाके में। मार्स्टन रोड एक इलाका था, एक एरिया था जिसमें तकरीबन
1 दर्जन के लगभग सिनेमा आगे पीछे थे। अब वो वहीद मुराद रोड के नाम से पहचाना जाता है, लेकिन अब वहाँ पे शायद 2 या 3 सिनेमा रह गए हैं और वो भी बहुत ही बुरी हालत में। तो मेरे लिए एक समझे जब वो पर्दा खुला और वो फिल्म चली और एक डार्क सा माहौल, तो मैं बिल्कुल एक फैसिनेट होके रह गया कि ये कौन सी दुनिया है। ये दुनिया एक बिल्कुल अलग सी दुनिया है। जो इस्लामाबाद में हमने एक छोटी सी दुनिया देखी थी, तो पता नहीं हर इंसान के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, और एज ए साइकोलॉजिस्ट आप बेहतर समझ सकेंगे कि व्हाई आई वाज फैसिनेटेड विद दैट, व्हाई डिड आई आइडेंटिफाई with that other world, that alternative world. And the moment I identified with it, I said, okay, this is it. I want to have something to do with this world. मुझे इस दुनिया से कोई वास्ता रखना है। तो उस दिन से आप समझे मुझे फिल्म भीनी का बहुत शौक हो गया। उस ज़माने में एक पीटीवी होता था, हफ्ते 2 महीने में एक दफ़ा एक उर्दू फिल्म आती थी, और वो भी बड़ी सेंसर वगैरह होके, और हफ्ते में एक दफ़ा सैटरडे नाइट स्पेशल इंग्लिश फिल्म चलती थी हॉलीवुड की, कोई पुरानी फिल्म, वो बड़े शौक से देखते थे। उसके अलावा इस्लामाबाद में एक सिनेमा था मेलेडी, और वहाँ पे हमें जाने की इजाज़त नहीं होती थी क्योंकि छोटे थे। अम्मी अब्बू ज़ाहिर है वर्किंग लोग थे, उनके पास टाइम नहीं था। तो हम जब भी कराची आते थे गर्मियों की छुट्टियों में, तो नाना खाला जो रिलेटिव्स होते थे वो पैम्पर करते थे। उस ज़माने में फैमिलीज़ को फिल्में देखने का शौक भी था, एक हैबिट थी। हर मोहल्ले में 2-3 सिनेमा थे, और लोग जाया करते थे हर जुमे को या इतवार को। उस ज़माने में मुझे याद नहीं है, जुमे कोई नई फिल्म लगती थी और पाकिस्तानी फिल्में लगती थी, पाकिस्तानी फिल्म सिनेमा का उरूज था, तो हम लोग देखने जाया करते थे। तो ये सिलसिला चलता रहा, और फिर ये स्कूल जब मैं हाई स्कूल में पहुंचा वहाँ भी चलता रहा। फिर बाकायदा, आई डोंट नो आपको कहाँ से आपने रिसर्च की है, मैं बाकायदा स्क्रैप बुक रखता था, और मैं जाता था, आप बिलीव करें 12-14 साल का होऊंगा, मैं वैगन, उस ज़माने में इस्लामाबाद में वैगनें चलती थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वही थी, तो 50 पैसे F62 सुपर मार्केट से लेके अपारा, जो उस वक्त सबसे बड़ा मार्केट था, जो आप समझे हमारा सदर था इस्लामाबाद का, वहाँ मैं जाता था। और वहाँ पे एक अखबार वाला होता था, उसके पास सारे रंगीन अखबार होते थे जो हफ्ते में जुमेरात को निकलते थे। उससे तो मैं फिर निगार अखबार लेता था, फिर कराची का जंग लेता था, लाहौर का जंग लेता था, क्योंकि उनमें सारे फिल्मी इश्तिहार होते थे। तो वो मैं घर लेके आता था, उनकी स्क्रैप बुक बनाता था, और ये फिर मैं बाकायदा अपने एक साकिब मलिक अवार्ड्स भी देता था, बेस्ट फिल्म। ये सारी एक मशगला था। बहरहाल मैं फिर अमेरिका चला गया पढ़ने, और मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि मैं कुछ ऐसी फील्ड में पढ़ूंगा जिससे मीडिया का कोई ताल्लुक हो, एक्सप्रेशन का कोई ताल्लुक हो। फिल्म मैंने इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि उस ज़माने में इंटरनेशनली तो फिल्म के लिए मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान वापस आऊँ। और मैंने कहा यहाँ पे मेरे लिए फिल्म में कुछ करना मुश्किल होगा, क्योंकि उस ज़माने में स्टूडियो की दुनिया होती थी लाहौर में, और वहाँ पे जिस टाइप का कल्चर था, जिस टाइप की फिल्में बन रही थी, मैंने सोचा मैं बाहर से पढ़ कर आऊँगा, मैं एडजस्ट कैसे होऊंगा। तो मैं फिर एडवर्टाइजिंग पढ़ी मैंने, और फिर जैसे ही मैंने ग्रेजुएट किया न्यूयॉर्क में, मैं पाकिस्तान आ गया और कराची आ गया, क्योंकि कराची ही मेरे लिए रोशनियों का शहर था, एक एक्साइटमेंट का शहर था, एक लार्जर देन लाइफ शहर था। और मुझे पता था कि अगर मैंने कुछ अपने लिए करना है तो मुझे कराची में ही करना होगा, क्योंकि वो बिज़नेस का, कॉमर्स का, इंडस्ट्री का, एडवर्टाइजिंग का सेंटर था। तो 1988 की बात है, मैं वापस आया, और आई थिंक मैं अपनी जनरेशन का शायद वाहिद तो नहीं, शायद 1-2 लोग होंगे जो वापस आए, क्योंकि उस ज़माने में बाहर रहना बहुत आसान काम था। अब बहुत आसानी से आपको जॉब भी मिल जाती थी, मैं 88 की बात कर रहा हूँ, वीज़े भी मिल जाते थे, बहुत सारे पाकिस्तानी वहीं पे रुके नहीं, लेकिन मुझे पाकिस्तान आना था। मुझे पता था मेरा फ्यूचर यहाँ है, जो मैं अपने आप को यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकूँगा, और शायद जो मुझे यहाँ पे मौके मिलेंगे वो बाहर नहीं मिल सकते थे। तो मैं आया, मैंने एडवर्टाइजिंग ज्वाइन की, मैं कॉपी राइटर रहा, क्रिएटिव साइड में आया, फिर मैं क्रिएटिव डायरेक्टर बन गया, और मैंने बड़ा क्लोजली वो दौर देखा जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर था पाकिस्तान के लिए। वो दौर था जब मार्शल लॉ का दौर, ज़ियाउल हक का दौर, जनरल ज़ियाउल हक का दौर ख़त्म हो रहा था 88 में। उस वक्त जब मैं आया तो एक बड़ी घुटी सी फिजा थी मीडिया में, सेंसरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग थी। हालांकि जुनेजर साहब का दौर, जुनेजर साहब आ गए थे, अब थोड़ा सा प्रेशर था, वो जो इस्लामाइजेशन का जोर था वो भी थोड़ा कम हो गया था, लेकिन फिर भी मीडिया का
जो एक माहौल था वो बड़ा एक सेंसर्ड और बड़ा घुटन वाला माहौल था। बहुत कुछ आप कर सकते थे, बहुत कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ तक सिचुएशन थी एड्स में कि भाई आप एक कमरे में एक लड़की लड़के को नहीं दिखा सकते विदाउट अ थर्ड पर्सन, या अगर कोई भी खातून होंगी तो शी हैव टू बी कवर्ड। फिर हम सोचते थे शैम्पू के एड्स कैसे करें। तो मुझे याद है जब हमने पहला शैम्पू का, जब थोड़ी सी आज़ादी मिली तो हम यहाँ तक दिखा सकते थे, और वो शैम्पू खातून करी थी, शुरू में हम सिर्फ हाथ दिखा सकते थे। तो बड़ी एक्साइटमेंट हुई कि भाई ये बड़ा माहौल लिबरेट हो गया। आजकल के लोगों को क्या पता कि उस ज़माने में क्या चीज़ें होती थी। तो और जाहिर है एक फासला रखना पड़ता था बिटवीन द जेंडर्स। तो बहरहाल जब ये फिर पहली डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन आई 89 में, तो बड़ी एक हमें क्या कहते हो, एक फिज़ा आज़ादी की हमने भी महसूस की। एवरीबडी वाज यंग एनर्जेटिक, कुछ करना है। नए लोग मीडिया में आने शुरू हो गए, STN आ गया, फिर चीज़ें होती रही 90s 2000s में मीडिया बहुत आज़ाद हो गया। डिजिटल तो अभी नहीं आया, बट आपका केबल आ गया, उसके बाद डिजिटल आ गया, और अब माशाल्लाह आई बीन इन दिस फील्ड फॉर 32 years एंड आई मस्ट से दैट आई एम ब्लेस्ड कि मैंने बड़ा क्लोज अप इस फील्ड में देखा, और आज भी मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा थोड़ा सा सफ़र। तो दुनिया बहुत चेंज हो गई है, एंड आई मस्ट से कि पाकिस्तान, आई एम वेरी प्राउड टू बी से दैट आई एम पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानियों में कोई ख़ास हुनर है कि उनको पता है वक्त के साथ कैसे चलना है, और जहाँ पाकिस्तानियों को मौके मिलते हैं वो अपना हुनर दिखाते हैं, अपना काम दिखाते हैं। और डिस्पाइट द फैक्ट कि हम एक बड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, और डिस्पाइट द फैक्ट कि हमें हर लेवल पे एक फ्री थिंकिंग से रोका जाता है, हम फिर भी सोचते हैं, हम फिर भी करते हैं, हम फिर भी दुनिया का मुकाबला करते हैं। और ये शायद आपको पता होगा क्यों और कैसे, कि ये बड़ा एक पैराडॉक्स है कि ऑन द वन हैंड हम अपने आप को सेंसर भी इतना करते हैं, और ऑन द अदर हैंड हम बड़ी बगावत भी करते हैं, हम बड़े बागी भी हैं। और आई थिंक एक ओरिजिनल थिंकिंग के लिए, क्रिएटिव काम के लिए आपको बागी होना भी पड़ता है। तो ये है कहानी। और ये बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, और ये बल्कि मैं इसको, आप यकीन करें, जब आप बता रहे थे तो मैं इसको स्क्रीन प्ले के साथ जो है ना इमेजिन भी कर रही थी, विजुलाइज भी कर रही थी कि किस-किस तरीके से आप जो है वो किन-किन रास्तों के मुसाफिर बने। बट मैंने कहा है ना कि जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी थी, ट्रस्ट मी, मेरे जो मेहमान होते हैं ज़्यादातर प्रोग्राम में, वो ये होते हैं कि जिनका पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होता है। और मुझे वाक़ई जब मैं आपका तारुफ़ करा रही थी, तो मुझे बड़ा फ़ख्र हो रहा था कि एक शख़्स जिसने न्यूयॉर्क में अपना पूरा मतलब अपनी पूरी तालीम मुकम्मल की, और वहाँ पर उसको बहुत अच्छा चांस भी मिला, और वो इस यकीन और इस कॉन्फिडेंस के साथ अपने मुल्क वापस आए कि नहीं, मैं अपने मुल्क जाकर ही कुछ नया करूँगा। और फिर उसने ऐसा किया कि मतलब क्या वो एड्स हों, क्या वो फिर मतलब आपने तो जी सरहदें भी ऐसी कर दी कि आपने दीवाना कर दिया दोनों तरफ की सरहदों को। आपने कह दिया कि दीवाने चले जब साथ तो बन जाए बात। जी, जी, बिल्कुल, वो भी गाना एक पूरी दास्तान है। एक्चुअली हम जो भी काम करते हैं वो पूरी एक दास्तान ही होती है। बट आई एम श्योर आप भी क्रिएटिव काम करती हैं, यू नो। बट यू नो लाइफ इज़ ऑल अबाउट द राइट टाइम एंड द राइट प्लेस एंड अ लिटिल बिट ऑफ टैलेंट, अ लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट। बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स होती हैं, अगर वो इंग्रेडिएंट्स साथ मिल जाएँ तो इंसान लकी होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे में कोई ख़ास सलाहियत है, अल्लाह ने कुछ सलाहियत दी होगी। मुझसे ज़्यादा आर्टिस्टिक, ज़्यादा क्रिएटिव लोग हैं और मैंने देखे हैं। बट लाइक आई सेड, इट्स ऑल अ मैटर ऑफ a lot of elements coming together, fate as you would say it, and बाकी अल्लाह की मर्जी है। ताकि पहला ऐड कौन-सा था? पहला जी मेरा ये था जब मैं एडवर्टाइजिंग में ही था, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर रहा था। तो उस वक्त क्योंकि मैं क्रिएटिव साइड पे था, तो मैंने इन हाउस ही एड्स बनाए थे। तो मेरा पहला एड जो था वो एक सिग्नल टूथपेस्ट का एड था। सिग्नल 2 एक टूथपेस्ट ब्रांड होता था, तो उनकी एक प्रमोशन थी। मैंने उनका इस्तेमाल कॉन्सेप्ट मैंने ही था। जी, मैंने कहा मैंने इस्तेमाल जी, जी, किया हुआ है। अच्छा। ग्रेट।
तो उसका एक प्रमोशन था, मैंने ही कॉन्सेप्ट लिखा था। तो जब मैं क्लाइंट के पास गया तो मैंने, क्योंकि मुझे फिल्म मेकिंग का शौक था और आगे मैं सोच भी रहा था कि कभी ना कभी डायरेक्शन की तरफ आऊँ, तो मैंने उनसे जिक्र किया कि भाई ये मुझे करने दें। तो उन्होंने कहा हाँ छोटी सी चीज़ है, कर लो। उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस देखा तो वो कर लिया, वो बड़े खुश हुए। फिर थोड़ा बहुत और आगे किया। फिर मैंने जब एजेंसी चेंज की तो मैं क्रिएटिव डायरेक्टर बन गया, पूरा डिपार्टमेंट हेड कर रहा था। तो वहाँ पे मैंने कुछ काम किए। फिर जब मैंने 7 साल एडवर्टाइजिंग में गुजार लिए तो मेरा आमना सामना हुआ, मेरी मुलाकात हुई आसिम रज़ा से। अब आसिम रज़ा का भी आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर हैं। उन्होंने भी बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, होमन जहाँ, परे हट, लव, और बेतहाशा वीडियो बनाए हैं जुनून के, और पता नहीं क्या क्या बड़े टॉप के पाकिस्तानी डायरेक्टर हैं। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई तो हमने सोचा कि भाई, हम, वो आर्किटेक्ट थे, मैं एडवर्टाइजिंग में था। तो उस वक्त जो है ना, बड़ा एक नया माहौल था, नए लोग इस फील्ड में आ रहे थे। मैं अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ, 94 95 की। बड़े नए लोग आ रहे थे और एक ओपननेस थी और एक ज़रूरत भी थी, क्योंकि मार्केट खुल रहा था, नए लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी भी थी। तो मैंने उनसे कहा कि चलो हम दोनों मिलकर, मैं क्लाइंट्स को जानता हूँ, मैंने उस वक्त तक तमाम तर क्लाइंट्स के साथ, मल्टीनेशनल से लेके लोकल क्लाइंट्स के साथ काम कर लिया था। और वो आसिम में एक बड़ा आर्टिस्टिक बेंट था। मैंने कहा हम दोनों मिलके काम करते हैं। तो बस हमने फिर मिलके एक कंपनी बनाई। और उसमें जो मेरा मेरा पहला ऐड था, क्योंकि वो भी डायरेक्ट करे थे, मैं भी कर रहा था, डालडा का एक ऐड था, डालडा बनास्पति का, जिसमें हुमायूं सईद था। तो हुमायूं सईद के साथ शुरू में मैंने बड़े ऐड्स किए। वो नया नया लड़का आया था, उसको बड़ा शौक था। तो बड़ा हमने शुरू में काम किया, 5-6 ऐड्स किए थे। और आज भी जब मैं हुमायूं से मिलता हूँ, अदनान सिद्दीकी वगैरह से मिलता हूँ, ये वो लोग हैं जो मेरे ओरिजिनल कोलीग्स हैं जिनके साथ किया है। तो बस वहाँ से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। आसिम में फिर अलग अलग हो गए, क्योंकि उसका काम करने का तर्ज अलग था। फिर मैंने अपनी कंपनी बनाई 1996 में, पेज 33 प्रोडक्शंस के नाम से, जो माशाल्लाह अभी तक हम कर रहे हैं उसके बैनर के नीचे काम। अच्छा, मैंने बहती नार भी देखा है, मैंने नारेना भी देखा है, लेकिन जो एक फीलिंग मैं कहती हूँ, ऑफ कोर्स मतलब इतना तो हक है कि मैं ये बता सकूं कि एक होता है ना कि जिसने एक रियली, जो जिसने आप कहते हैं टच किया हो। खमाज एक ऐसा गाना है कि जिसको आप सिर्फ देखते नहीं है, उसको आप महसूस करते हैं। मैं चाहूंगी उसके बारे में आप थोड़ा सा मेरे देखने वालों को बताएं, बिकॉज जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब भी पाकिस्तान की म्यूजिक हिस्ट्री लिखी जाएगी, खमाज का जिक्र उसमें लाजमी होगा, क्योंकि उसके बगैर पाकिस्तान की म्यूजिक हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होगी। That's too kind of you. खमाज का जी सफ़र ऐसा है कि मैंने जब ये म्यूज़िक वीडियोस का दौर शुरू हुआ, और ये अर्ली 90s की बात है, जब हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत ही उरूज पे थी। उस ज़माने में सीडीज़ भी बिक रही थी, पॉप स्टार्स भी बहुत आ रहे थे, जुनून, वाइटल साइंस, आवाज़, ये सारा सिलसिला चल रहा था। और 1000 तक आके हम लोग पीक पे आ गए थे। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि नेबरिंग इंडिया में भी और पूरी दुनिया में हमारे म्यूज़िक का बहुत चर्चा शुरू हो गया था। तो सब लोग मेरे पीछे। अच्छा, आसिम रज़ा के साथ जब हम लोग साथ थे, मैंने 3 वीडियोस किए थे। एक लौटाओ वीडियो था फ़ख्र आलम का, और 2 मिस्टर फ्रॉडिये, हम दोनों ने वीडियो किया था आवाज़ का, और एक शाबा वीडियो किया था आवाज़ का। तो उसके बाद जब हम अलग हो गए तो आसिम ने काफ़ी वीडियो किए जुनून की, और मुझ पर बड़ा प्रेशर था। मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड में लेके चल रहा हूँ। बिल्कुल, प्लीज, आई वुड लव। तो क्यों नहीं तुम जाके वीडियोस करें। अब मुझे थोड़ा था कि देखिए, जब मैं कोई वीडियो करूंगा, क्योंकि वीडियो एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन था उस दौर में हर डायरेक्टर के लिए, क्योंकि हमारे जनरेशन के जो से पढ़े लिखे या एडवर्टाइजिंग के थे, हम लोग उस जमाने में फिल्में नहीं बना सकते थे, माहौल वो नहीं था कि हम लोग कर सकें। वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री का आखिरी लॉलीवुड का दौर था, चीज़ें डाउन जा रही थी। तो म्यूज़िक वीडियोस बनाना एक बड़ा एक स्टैचर की बात थी कि अगर आपको अपने आप को मनवाना है तो एक अच्छा सा अच्छा म्यूज़िक वीडियो करना है। तो कुछ ऐसे मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। और मैं कोई रवायती चीज़ नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि बहुत हो रही थी शादी ब्याह के वीडियोस, हल्ले गुल्ले वाले वीडियोस, सूफी मिस्टिक वीडियोस, रॉक वीडियोस। तो मैंने कहा, मैं जो भी पहली चीज़ करूंगा मैं बिल्कुल हट के करूंगा और बड़ा नडर होकर करूंगा। तो बहती नार किया, और वो तो बहुत ही बोल्ड वीडियो है, और उसका गाना भी बड़ा डिफरेंट था। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया मैं कुछ चीज़ करूँगा तो मैं थोड़ी मेन स्ट्रीम चीज़ करूँगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही एक बड़ा डीप साइकोलॉजिकल वीडियो, आप उसको
आई थिंक बड़ा हर तरीके से इंटरप्रेट कर सकती हैं। तो हुआ ये कि मुझे ये गाना फ्यूजन ने भेजा और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं जब ये गाना पहली दफ़ा सुना तो मैं बड़ा पिकी था, क्योंकि उस ज़माने में मैं बहुत बिजी था ऐड में, मतलब महीने में हम लोग 3-4 ऐड कर रहे होते थे, लाइफ वॉज एक्सट्रीमली लाइक हेक्टिक। तो मैंने कहा मुझे टाइम दे, मुझे सोचने दे, मैं ऑटोमेटिकली एग्री नहीं करूँगा। तो मैंने ये गाना सुना, 2-3 महीने सुने, तो मैं जब भी सुनता था मुझे कोई पुराना पाकिस्तानी फिल्मी गीत याद आता था, जैसे प्यार भरे दो शर्मीले नैन। मुझे लगता था कोई हीरो पुरानी फिल्म में पियानो बजा रहा है और फिल्म से इसका कोई वास्ता होना चाहिए। अच्छा, उसी दौरान मुझे टाइफॉइड हो गया और मैं बीमार हो गया, और मैंने फिर गुरु दत्त की एक पुरानी फिल्म कागज़ के फूल देखी। गुरु दत्त इंडिया के एक माशाल्लाह बहुत ही माशाल्लाह पता नहीं मैंने क्यों कहा है, बट आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आई मीन ही इज नॉट देयर, बट एंड ही वाज़न्ट इवन अ मुस्लिम, बट ही वाज अ ग्रेट डायरेक्टर। एंड उन्होंने चौधरी का चांद और उन्होंने बहुत सारी या फिल्में बनाई थी, और कागज़ के फूल एक अमेजिंग फिल्म है। वो आइकॉनिक डायरेक्टर सब कॉन्टिनेंट के माने जाते हैं, उन्हें हर एक जो बंदा फिल्म जानता है उनको एक गुरु ही मानेगा। तो मैंने उनकी ये फिल्म देखी, मुझे वो फिल्म ने बहुत टच किया, और उस फिल्म में भी एक कहानी थी जो एक डायरेक्टर की थी और एक यंग स्टार फीमेल स्टार की थी। वो डायरेक्टर उस फिल्म स्टार को कैसे बनाते हैं। तो फिर ये गाना जब मैंने ये दोबारा सुना, मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू पे एन होमाज टू गुरु दत्त, क्योंकि मैं उनकी बाकी फिल्में जो है साहब बीबी और गुलाम, वो सारी क्लासिक्स हैं हमारे सब कॉन्टिनेंटल सिनेमा की। तो मैंने कहा कि अगर मैं इस वीडियो को उस तरीके से देखूं और अपने स्टार्स दूं, और एक तरीके से दैट सॉन्ग बिकम्स काइंड ऑफ अ स्वान सॉन्ग और काइंड ऑफ अ ट्रिब्यूट टू एन एरा गॉन बाय ऑफ आर सिनेमा, क्योंकि हमारा भी जो सिनेमा बड़ा एक पुरवकार दौर था, जब सबिया संतोष और 60s में हमारा सिनेमा वाकई एक माना जाता था, हमारी इंटेलिजेंसिया में माना जाता था। फैज़ अहमद फैज़ हमारे फिल्मों के लिए म्यूज़िक लिखते थे, बड़े बड़े अच्छे माने हुए लोग हमारी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थे। शान के फादर जो थे वो भी बड़ा मेरा नाम बिल्कुल रियाज दिमाग से एक शाहिद, सेकंड, रियाज शाहिद। रियाज शाहिद, रियाज शाहिद साहब, आई एम सॉरी, खलील अहमद साहब, बड़े पढ़े लिखे लोग, और बहुत सारे लोग थे जो इंडिया से भी आए थे, जो वहाँ के भी बड़े सेटल थे। तो मैंने कहा कि उस दौर के लिए मैं ये करता हूँ, तो मुझे ये एक रास्ता मिल गया। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं इसमें कास्ट भी करूँगा, तो मैं फिर अपनी इंडस्ट्री के लोग की कास्ट करूँगा। उस वक्त शान जो थे वो ज़्यादातर सुल्तान रही को उन्होंने रिप्लेस कर दिया था, और वो पंजाबी फिल्में कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको देखा था, मैं उनको जानता था, तो मुझे पता था कि ये बहुत अच्छा करेंगे। उनके पास मैं गया, और वो इतने बिजी थे कि उनके पास मिलने का भी वक्त नहीं था। तो मैंने यूसुफ सलाउद्दीन जो लाहौर में होते हैं, वो बड़े शोज़ वगैरह करते हैं, बड़े एक आर्ट के एक सरकर्दा इंसान है वहाँ के, उन्होंने मेरी शान से मुलाकात कराई। फ़िया अल्ताफ़ भी जो एक कराची में बहुत एक मीडिया की पर्सनैलिटी, वो भी जानती थी, उन्होंने भी कराई। तो मैंने शान को बताया कि देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसा किरदार प्ले करें लाइक योर फादर, जो उस दौर के बड़े डायरेक्टर हैं, और उसका एक कैरेक्टर है। और फिर ज़ारा शेख मुझे हमेशा शमीम आरा की तरह लगती थी, टिपिकल हीरोइन नहीं थी वो, उनमें कुछ डिफरेंट था, उन्होंने 2-4 फिल्में की थी, और उसी दौर में शान और ज़ारा शेख की फिल्म तेरे प्यार में भी आई थी। तो ये फिर सारी चीज़ें हुई, और फिर मैंने इनको बाकायदा फ्यूजन को, मैंने एक निशात सिनेमा था, तो मैंने उनको उनके स्टेज पे सिंग करवाया, और उसको पूरी फिल्म ऐसी फिल्म थी, वो वीडियो था जैसे एक पूरी स्क्रीन पे चल रहा हो, और वो निशात सिनेमा को पता है जल के राख भी हो गया, बंद भी हो गया, तो उसकी भी एक हिस्ट्री बन गई। तो ये फिर है सारे जो एक सिलसिले थे, एक सारे एंगल थे जो आके हम आज बने। तो सच मतलब मैंने कहा ना वो क्लासिक्स है, मतलब खमाज को तो आप क्लासिक में ही शामिल करें। मैंने कहा ना मैं बाकी का तो मेरे पास ये राइट है कि मैं कहूँ कि बहती नार, नो डाउट जी इट जी वाज बोल्ड, वो सारा कुछ था, बट खमाज जो है वो आप उसको देखती ना, आप उसको महसूस करते हैं बेसिकली, वो महसूस करने वाली जी एक जी। आप चीज बना चुके हैं। अब आते हैं आपके एक नए सफर की तरफ। मैंने कहा ना कि जी जो किया बेहतरीन किया, और उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह कामयाबियां मिली। बाजी, जी। बाजी की तरह था।
बताएं तब कहाँ से ये आइडिया है? बिकॉज मैंने एक जगह पढ़ा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सनसेट बुलेवार्ड से आपने शायद इंस्पिरेशन ली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए, जब कोई भी काम करते हैं तो इंसान कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन ढूंढ रहा होता है, ये इंस्पिरेशन मिल जाती है। तो इसमें भी बाजी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इकट्ठी हुई। मैं बहुत अरसे से फिल्म बनाना चाह रहा था। मेरा सफ़र फिल्म का टू तब खमाज के फ़ौरन बाद शुरू हो गया था, और सरमद खुसट और मैंने एक फ़िल्म लिखी थी अजनबी शहर में, जो बहुत ही एक मज़ेदार और बड़ी साइकोलॉजिकल फिल्म थी। अगेन उसमें बड़ा एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल मैसेज भी था, और वो एक थ्रिलर साइकोलॉजिकल ड्रामा था जिसमें शान, अली ज़फ़र अब इंडिया नहीं गया था, बिफोर दैट मीरा, तूबा सिद्दीकी, समीरा पीरज़ादा उसकी कास्ट में थी। वो फिल्म बनने लगी थी, लेकिन एंड मिनट पे प्रोड्यूसर हमारा गायब हो गया, डिसअपियर हो गया, उन्होंने बैकआउट कर दिया। फिर ये एक और मीडिया चैनल फिल्म बनाना चाह रहा था, उनके लिए भी हमने काम किया, फिर वो भी बैकआउट हो गए। फिर ये फिल्म इंडिया में बड़ी मिलती जुलती दो फिल्में ऊपर नीचे न्यूयॉर्क बना के नाम से आ गई, तो फिर हम नहीं बना सके। फिर मैंने कई दूसरे स्क्रिप्ट में भी काम किया, कई प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो स्क्रिप्ट तैयार भी होते गए, मेरा दिल नहीं माना, मैं ना, या कुछ हो जाता था या मेरा दिल नहीं मानता था, मैं खुद बैकआउट हो जाता था। तो मेरे माइंड में ये एक आइडिया था, क्योंकि मैं अगेन फिल्म इंडस्ट्री मेरे लिए हमेशा एक फैसिनेटिंग सब्जेक्ट रहा है। आपको पता है, क्योंकि मैं हमेशा फिल्म, वैसे ही फिल्म मेरे लिए एक बड़ा फैसिनेटिंग था। तो ऊपर से फिर मुझे जो एक चीज़ बड़ी वो लगी थी, मैं बड़ा फैसिनेट हो रहा था कि हमारी एक एज अ कंट्री, हमारी फैसिनेशन विद फिल्म स्टार्स एंड पीपल हु आर डिफरेंट। ऑन द वन हैंड हम लोग, जैसे मैंने कहा, वही एक जो क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट है जो हमारी पर्सनैलिटीज़ में भी है, कि एक तरफ तो हम अपने आप को नहायत कंजर्वेटिव कंसिडर करते हैं, और एक तरफ हम लोग अपने आप को नहायत बागी भी कंसिडर करते हैं। तो हमारी जो फैसिनेशन है विद पीपल हु डोंट फिट दैट मोल्ड, वो भी बहुत है। तो एक ये भी माइंड में, दिमाग में चल रहा था। फिर ये जब क्योंकि सनसेट बुलेवार्ड एक हॉलीवुड की क्लासिक फिल्म है, और ऑल अबाउट ईव, ये दो फिल्में हैं, और फिर अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्में हैं। ये ब्लैक एंड वाइट फिल्में 1940s 50s की, तो मैं देखता आया था, और हमेशा मुझे फैसिनेशन थी। लेकिन जब पाकिस्तानी सिनेमा का वो दौर ख़त्म हुआ लॉलीवुड का, और ये एक नया दौर शुरू हुआ, तो हम समझे एक पॉइंट पे आ गए थे जब एक दौर ख़त्म हो रहा था और एक नया दौर शुरू हो रहा था। तो मैंने सोचा कि इस दौर को देखते हुए अगर एक ऐसे कैरेक्टर को लें कि जिसका एक बड़ा, क्या कहते हैं, ऊंचाई का दौर, उन्हें उरूज का दौर देखा है, और वो अभी भी अपने आप को स्टार मानती हैं, वो समझती हैं कि मेरे में अभी भी इतना कुछ है करने को, लेकिन वो मेरा दौर ख़त्म हो गया। तो इस चैलेंज और इस मोड़ पे आके क्या कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो फिर मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, और मैंने कहा कि भाई ऐसी तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं लॉलीवुड की जो बड़ी एक्सपीरियंस हैं, जो अभी भी काम करना चाहती हैं, जो अपने आप में बहुत कुछ देखना चाहती हैं, लेकिन ज़माना उनको रद्द कर रहा है, दुनिया उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो वो उसकी जो एक फ्रस्ट्रेशन है, उसका जो एक हर्ट है, उसका जो एक दुख है, वो कितने मज़े का है। और फिर मैंने सोचा कि अगर इस स्टोरी को और मज़ेदार बनाएं, कि एक लड़की है जो अपना एक फ्यूचर बनाना चाहती है, जिसके लिए अभी रास्ते खुलने हैं, और एक औरत जिसके लिए रास्ते बंद हो रहे हैं, उनका जब मिलाप होगा तो क्या स्टोरी बन सकती है। तो ये आइडियाज़ मेरे माइंड में थे। फिर जब मैंने मीरा को कास्ट करने का सोचा, तो एक और दुनिया खुल गई, क्योंकि मीरा की ज़िंदगी खुद एक इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी रही है, और लोगों में उसकी भी फैसिनेशन रही है। तो बहुत सारे जब ये एलिमेंट्स मेरे सामने आए, तो मैं उर्फ़ी, जो हमारे राइटर हैं फ़ार अहमद उर्फ़ी, मैं उनसे मिला। मैंने कहा, उर्फ़ी, एक्चुअली मैं एक अच्छा राइटर ढूंढ रहा था जो मेरी सेंसिबिलिटी को समझे, जो समझे कि जो मैं कहना चाहता हूँ। तो मैंने बहुत सारे राइटर से मिला, लेकिन उर्फ़ी के साथ मेरी एक मेंटल वेवलेंथ रही, तो वो फ़ौरन समझ गए। फिर उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा, फिर मैंने कोलैबोरेट किया। तो बस कहते हैं टाइमिंग अगेन। मेरे पास और भी स्क्रिप्ट थे, लेकिन मुझे महरीन जब्बार ने बोला, मेरी बहुत अच्छी कुलीग भी हैं, दोस्त भी हैं, आप जानती भी होंगी, बहुत अच्छा काम करती हैं। महरीन ने कहा, ये फिल्म तुम अभी बनाओ।
क्योंकि इसका टाइम निकल जाएगा। ये तुम एन उस टाइम पर हो जब एक दौर ख़त्म हो रहा है और एक दौर नया ख़त्म हो रहा है, और आप उस कश्मकश में हो, इस मोमेंट की कश्मकश में हो, तो ये परफेक्ट टाइम होगा। और मैं आपके व्यूअर्स को ये बताता जाऊँ कि जिस फिल्म की आप बात करिए, सनसेट बुलेवार्ड, वो फिल्म भी एक ऐसे दौर की है कि एक बहुत बड़ी स्टार जो साइलेंट फिल्म थी, वो बोलती फिल्मों में अपना एक कमबैक करना चाहती हैं, और उस इस नए दौर में वो एक स्ट्रेंज यूनिक कैरेक्टर है, उनको कोई लेना नहीं चाहता, वो एक रेलिक बन के रह गई हैं। तो उस कैरेक्टर की साइकोलॉजी और उस कैरेक्टर का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, और वो जो अपने आप को एक रेलेवेंट रखना चाहती है, वो उसकी कहानी थी। और हमारे दौर की कहानी ये थी कि एक दौर ख़त्म हो रहा है लॉलीवुड का, स्टूडियो का, फिल्म इंडस्ट्री का, और एक नया दौर शुरू हो रहा है यंग लोगों का, डिजिटल दौर का, फेसबुक का, ये दुनिया वो दुनिया, और वो दुनिया स्टूडियो की दुनिया बिल्कुल अलग थी। और फिल्मबाजी में फिर वो पूरे कैरेक्टर थे, एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स थे निशो, नैयर एजाज और मीरा के, और एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स थे आज के, जो आमना इलियास, खालिद, मोहसिन अब्बास, अपना उस्मान खालिद भट्ट और अली काज़मी को रिप्रेजेंट करते थे। तो वही जो एक क्लैश होता है ना, अच्छा आर्ट हमेशा क्लैश से निकलता है। वही जो मैंने कहा है, कोई भी काम करना हो तो उसमें एक, जब तक आपको एक फ्रिक्शन या कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिलेगा, जो हमारी आमतौर की डेली लाइफ में भी जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, हम क्या हैं, क्या बनना चाहते हैं, हमें किन आइडियोलॉजीज, किन पॉलिटिक्स, किन सेंसिबिलिटीज से लड़ना है, वही आर्ट है। तो मुझे वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत अच्छा नज़र आया, और फिर फिल्मबाजी अल्लाह के शुक्र से बन गई, पिछले साल रिलीज़ भी हो गई, और बस कामयाब भी हो गई। और माशाल्लाह सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, उसने बाहर भी कामयाबियों के झंडे गाड़े थे। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि उसने इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं। जी खतीजा, मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि मुझे भी पता था कि मैं इस फिल्म के साथ बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। ये फिल्म बाज़ों को बहुत पसंद आएगी, बाज़ों को बहुत बुरी लगेगी, ये तो मुझे ऑलरेडी पता था बहुत से हवालों से, क्योंकि एक तो ज़ाहिर है फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट था, एक टिपिकल कमर्शियल सब्जेक्ट नहीं था। फिर इसमें मीरा जैसी एक एक्ट्रेस थी जो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी एक्टर है, लेकिन उनके एक कॉन्ट्रोवर्सी थी। फिर मैंने ये फिल्म में गाने भी डाले, मैंने इसको बहुत फिल्मी बनाया। तो आजकल के दौर की जो ऑडियंस है वो फिल्मी या तो समझती ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस दौर का पाकिस्तानी सिनेमा नहीं देखा, या वो उसको पसंद नहीं करती, वो उनको लेबल करती हैं। तो उस चीज़ की वजह से मैंने ये फिल्म बनाई, मैं समझा लोग बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो कुछ रिव्यूज ऐसे आए कि बस मैं डायरेक्ट, मतलब सम पीपल हेटेड इट बट देन पीपल स्टार्टेड लविंग इट। फिर ये एक किस्म का इस पे बहुत एक एक्सट्रीम, सम पीपल वो लाइक दिस इज अमेजिंग, और कुछ लोगों को नहीं पसंद आई। अच्छा, इसी दौर में जब और ये फिल्म क्योंकि मैंने खालिस एक पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए बनाई थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये फिल्म ट्रैवल करेगी। आयरॉनिकली मुझे एक कॉल आई कनाडा के एक फिल्म फेस्टिवल से कि आप अपनी फिल्म भेजें, हमने इसके बारे में बहुत सुना है। क्योंकि जाहिर है अब आप इंटरनेट की हमें कोई भी चीज़ होती है उसकी 1000 चीज़ें आ जाती हैं, रिव्यूज़ आ जाते हैं। तो वो फिर एक फेस्टिवल है कनाडा में, मोज़ेक फेस्टिवल, वो एक साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल है विच इज़ वेरी बिग, और उसमें पूरे साउथ एशियन लैंग्वेजेस की जो भी फिल्म है, चाहे वो बांग्लादेश की हो, इंडियन हो, भूटान की हो, श्रीलंका की हो, और नॉट कमर्शियल फिल्म सिनेमा, जो आर्टिस्टिक सिनेमा होता है, उसके लिए उन्होंने फिल्म सेलेक्ट की। मैं गया वहाँ पे, फिल्म को क्रिटिक्स अप्रिसिएशन अवार्ड मिला, नैयर एजाज को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला, और हाउसफुल शो था, नॉट जस्ट विद पाकिस्तानीज, विद इंडियंस, विद कनेडियंस, विद यूरोपियंस। दे लव्ड द फिल्म एंड आई वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। मैंने कहा ये तो बिल्कुल एक गाने बजाने वाली, मतलब इसमें गाना भी है, डांस भी है, but they loved it because they said it was a universal story and they love different cinema. They said, so what if there are song and dances? We have song and dance in our film, we love it. उसके बाद जब ये मोज़ेक में हुई तो उसके बाद फिर ये एक डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में भी फिल्म बुलाई गई, मैं वहाँ पे भी गया। फिर वैंकूवर में भी बुलाई गई, वहाँ पे मैं नहीं जा सका, एंजेलिन मलिक जो फिल्म की क्रिएटिव प्रोड्यूसर थी वो गई। फिर उसके बाद ये कराची लिटरेरी फेस्टिवल में इसको दिखाया गया, हमारे बाकायदा वो हुए सिंपोजियम भी हुआ इस पर।
उसके बाद ये फिल्म वाज ऑल रेडी टू गो टू द बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल व्हिच इज़ ह्यूज, और फिर फाइनली यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल व्हिच इज़ द ओल्डेस्ट साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल इन द वर्ल्ड, उसके लिए ये फिल्म भेजी गई और मुझे जाना था लेकिन कोविड हो गया, लेकिन फिर भी वो ऑनलाइन फेस्टिवल हो रहा है और उसमें ये बाजी दिखाई जा रही है। सो पूरी दुनिया में लोगों ने फिल्म देखी है, और मैं हैरान भी हुआ हूँ, परेशान भी हुआ हूँ, बट what can I say? I'm just very happy that पाकिस्तान का नाम भी रोशन हुआ है और लोगों ने पसंद भी की है। हम तो यही चाहते हैं कि लोग काम देखें ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं, आपका यकीन जो है वो इतना पक्का था कि वो आपने कर दिखाया और फिर अल्लाह ताला की मदद आपके साथ रही। जी जी जी, वो तो हमेशा अच्छा, without say। साकिब हमेशा आपने तो जो एड्स में तो ज़ाहिर सेकंड्स में अपना मैसेज देना होता है और वीडियो जी सॉन्ग जी 3 से 4 मिनट के में पूरा बड़ा प्रिसाइज़ एक फॉर्म होता है, उसमें आपने मीडियम में अपना राइट। मैसेज देना होता है। ये 130 मिनट का एक अचानक जो आपने एक सिक्सर लगाया, सो हाउ वाज़ द एक्सपीरियंस, कैसा लग रहा था? देखिए जी, क्योंकि मुझे हमेशा से फिल्म की एक फैसिनेशन थी, तो मुझे पता तो था कि ये इस तरह करना है। हमें एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छा ट्रेन कर देता है कि आपने एक बहुत ही छोटे से ड्यूरेशन में एक पूरी स्टोरी कैसे बतानी है। तो वो तो एक एक तरीके से वो आपका स्ट्रेंथ भी बन जाता है, लेकिन एक तरीके से आपकी वीकनेस इसलिए होती है कि फिल्म को एक कैरेक्टराइजेशन को टाइम देना पड़ता है, और क्योंकि एडवर्टाइजिंग में बहुत चीज़ें शैलो होती हैं, मतलब वो अपफ्रंट होती हैं। फिल्म एक आर्ट है, एडवर्टाइजिंग एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। आप एक चीज़ बेच रहे हैं और तो हम कोशिश करते हैं उसको आर्टिस्टिक बनाने के लिए, लेकिन फिल्म इज़ टोटली डिफरेंट। तो इसके लिए ज़ाहिर है हमने स्क्रिप्ट पे साल 1.5 साल काम किया। असल में जब मैंने म्यूज़िक वीडियो किया ना, तो सबने मुझे कहा कि खमाज एक छोटी सी फिल्म है, अब तुमने छोटी सी फिल्म बना ली, अब तुम बड़ी सी फिल्म बना। तो मैंने फिर जो भी आगे काम किया, सलमान अहमद का जो जुनून का वो मैंने घूमताना वीडियो किया था, जो हमने इंडिया जाके किया, आई डोंट नो आपने देखा है नहीं देखा। सलमान अहमद और उसमें शुभा शुभा मुख्तिल, और वो भी पूरी एक कहानी है, पार्टीशन से लेकर एक लड़का है जो वापस अपने घर बटाला इंडिया जाता है नंदिता दास के साथ, और सलमान के साथ मैंने शूट किया। तो लोगों ने कहा बस तुम लोग फिल्म बना दो, तो बस वो की। अच्छा, अब आप हैरान होंगे कि जब फिल्म मैंने बना ली, तो ये फिल्म टोटल बनी थी 2 hours एंड 45 मिनट्स की पहली एडिट थी। तो मैंने कहा ये तो बहुत लंबी फिल्म है। मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर थे सबने कहा कि आजकल के दौर में तो 2 घंटे से ज़्यादा कोई सिनेमा नहीं बैठता, नोबडी हैज़ अ टाइम। वो दौर क्या जब आप 3 घंटे की फिल्म बनाते थे। तो फिर बैठ के हमने इसको बड़ा एडिट किया, मुझे बहुत सारी चीज़ें निकालनी भी पड़ी। एक आध सीक्वेंस मुझे जो फिल्म का बहुत पसंद था, जो अब बाकायदा यूट्यूब पे बाजी डिलीटेड सीन के नाम से, वो नैयर एजाज का पूरा एक ट्रैक था, मुझे निकालना पड़ा फिल्म से। तो फिर बड़ी टाइटली एडिट करके हमने 2 घंटे 10 मिनट में ये फिल्म की। तो बस कर ही लिया। थोड़ा तुक्का, थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ी स्टडी, बट अगेन अगेन मेरे पास बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट कंसल्टेंट्स की टीम थी, जो जिन्होंने बड़ी मेहनत की। असल खेल सारा स्क्रिप्ट का होता है। अगर आपका स्क्रिप्ट बेहतर हो, मैं अभी भी फील करता हूँ, क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि जब आप बना लेते तो फिर ही आपको पता चलता है। मैं फिल्म और टाइट कर सकता था, मैं स्क्रिप्ट पे और मेहनत कर सकता था। सेकेंड हाफ में मैं फील करता हूँ कि जो जो दो कैरेक्टर्स की स्टोरी थी, शमीरा और जो आमना इलियास वाला कैरेक्टर था, उनकी स्टोरी मज़ीद मुझे स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए थी। बट एनी वेज, मैं अभी भी बहुत खामियां देखता हूँ, मैं कहता हूँ काश ये हो जाता, काश ये हो जाता, बट कोई बात नहीं, पहली कोशिश थी। मैंने अपने आप को भी माफ़ कर दिया, मैंने कहा चले हो गया, नॉट बैड, नॉट ग्रेट बट नॉट बैड। इट वाज़ एक्सीलेंट। अच्छा साकिब, कभी टीवी की तरफ आने का कभी नहीं ख्याल आया कि जब फ़िल्म बना ली है तो कोई ड्रामा या कुछ डायरेक्शन उसमें? देखिए, मैं आपको बताऊँ, जो एडवर्टाइजिंग वाले लोग होते हैं ना, उनके बड़े नखरे होते हैं। हम ना हमारा काम जो है ना वो इतना, आप कहें कि ज़ाहिर है बजट्स भी क्लाइंट्स अच्छे देते थे, हम लोग इतने बिजी भी होते थे, काम शुरू होता था 3 दिन बाद ख़त्म हो जाता था। फिर वो पूरा सोचना कि भाई हम लोग एक सीरियल बनाएंगे, उसकी 24 एपिसोड्स 25 एपिसोड्स कैसे बनेंगी, क्या होगा, तो कभी नहीं सोचा। अच्छा, आयरॉनिकली
अब जो है ना दुनिया बिल्कुल बदल गई है, क्योंकि सिनेमा जो है इतना बड़ा एक रिस्क है, इतना बड़ा गेम है, और ख़ासतौर पे ये लॉकडाउन के बाद सिनेमा बंद हुए, तो सारे जो अब ध्यान है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो अमेज़ॉन प्राइम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो। तो अब हर डायरेक्टर की ख्वाहिश है कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए सीरियल बनाए। तो अब जो एक सिनेमा का जो हम पे भूत था वो उतर गया, पहले म्यूजिक वीडियोस का भूत था, फिर सिनेमा का था। अब हर बंदा या बंदी बनाना चाह रहे हैं कि हम लोग टेलीविजन के लिए करें, यानी फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो अब मेरा भी ध्यान उसी वक्त है, और मेरी कोशिश है कि कोई काम करें उसमें। अच्छी बात मैं आपको बताऊं क्यों वो है। एक तो टीवी अब बहुत कमर्शियलाइज हो गया है, टीवी पे आप हटके काम नहीं कर सकते। जो पीटीवी का दौर था, हालांकि वो गवर्नमेंट इदारा था, हालांकि वो सेंसरशिप इंतहा पे थे, लेकिन वो जो ट्रेनिंग हुई हुई थी ना हमारे पीटीवी के डायरेक्टर्स की, 70s की पीटीवी एकेडमी की, असलम अजहर साहब की, वो बड़ी बोल्ड और सोचने वाली थी। वो जब ज़ियाउल हक के नीचे भी काम कर रहे थे ना, वो तरीके निकालते थे कि लोगों को सोचने पे मजबूर करें, कोई ना कोई ऐसा नुक्ता ऐसे डाल देते थे कि सिर्फ बाशूर लोग समझते थे। तो उस ज़माने में बड़ा अच्छा काम होता था। लेकिन जब से प्राइवेटाइज हुआ सिस्टम, कमर्शियलिज्म की तरफ बहुत बढ़ गया, आप एक 10 एपिसोड्स वाली कहानी 24 एपिसोड्स में घसीट रहे हैं, कमर्शियलिज्म में काम हो रहा है, फिर उसकी पेमेंट मिल रही है, आर्टिस्ट के साथ रस्साकशी चल रही है। तो वो सिस्टम मैं नहीं समझता मैं कर सकता था। मैंने कहा बनना नहीं है तो फिल्म। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए 13 एपिसोड्स या 10 एपिसोड्स में आप एक बड़ी बोल्ड, बड़ी अच्छी कहानी कर सकते हैं। आप पे कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप किसी भी टॉपिक पे काम कर सकते हैं। आप शॉक करना चाहें तो करें, इट्स अप टू द ऑडियंस, वो एक्सेप्ट करते हैं, हजम कर सकते हैं, ना करें, लेकिन हम अपने आप को सेंसर ना करें और वो करें। और फिर एक नई ऑडियंस आप डेवलप करें। तो वो एक चीज़ अब बड़ी एक्साइटिंग है, और आपको घसीटनी भी नहीं पड़ती कि आप 10 एपिसोड्स की कहानी जो है आप 24 एपिसोड में लेके जा रहे हैं। तो यस, अब टीवी पर ही लग रहे हैं, टीवी की स्क्रीन पर ही आई थिंक आके हमें काम करना पड़ेगा। ये बताएं, कभी कैमरे के पीछे से कैमरे के सामने आने का दिल नहीं किया? मैंने एक ऐड किया था जब मैं अच्छा। बहुत जवान, क्लोजअप टूथपेस्ट का। वो आई थिंक मेरी एक ही इन फ्रंट ऑफ द कैमरा अपीयरेंस थी। हालांकि मैंने एक्टिंग स्कूल के ज़माने में प्लेस वगैरह बहुत किए थे, लेकिन कभी ना टाइम मिला, ना मुझे पता है मुझ में वो टैलेंट है। मेरे भाई में है अलबत्ता, आई वेरी प्राउड ऑफ हिम। मेरी वालदा ने अच्छा काम किया, कम काम किया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और अदनान ने भी सदके तुम्हारे में ही डिड अ ग्रेट जॉब। और केक में अगेन बहुत अच्छी फिल्म थी, अगर आपने देखी भी है, मैंने बिल्कुल वेरी देखा। डिफरेंट फिल्म। तो उन्होंने अगेन उसमें ही प्लेड अ नर्स, मेल नर्स इन इट। तो आई थिंक वो बेहतर है वो काम करने के लिए। मैं अब ऑन स्क्रीन आ ही गया हूँ आपकी मेहनत की वजह से, और बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे लाइव सेशंस में बुलाया, मुझे ये अहमियत दी, मुझे ये रिस्पेक्ट दी, मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है। सो थैंक यू फॉर दैट। अच्छा, बस अब मैं मजीद आपका टाइम नहीं लूंगी। जाते जाते मैं कुछ चीज, बस एक दो चीजें आपसे और पूछूंगी, और वो ये है कि क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप मीडिया इंडस्ट्री का? देखिए, मैं मीडिया इंडस्ट्री का जो फ्यूचर देख रहा हूँ ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ अरसे से काफ़ी एक हलचल चल रही है मीडिया में कि आगे क्या होगा। पाकिस्तान में ज़ाहिर है एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आई हुई थी, तो दैट वाज डायरेक्टली अफेक्टिंग ऑल योर मीडिया हाउसेस, क्योंकि नोबडी हैड द मनी। जो एक एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू आ रहा था, सब कुछ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू पे चलता है, तो बहुत सारे कटबैक्स हो रहे थे, ड्रामों के बजट्स कट हो रहे थे। एक तरफ तो ये कहानी चल रही थी, दूसरी तरफ बहुत बड़ा प्रेशर है आपका डिजिटल पे। वो जो एक रिवाज था कि एक टीवी पे बैठ के इंसान देखेगा, व्यूइंग करेगा, वो सिलसिला ख़त्म हो गया है। अब हर इंसान के पास उनकी अपनी डिवाइस है जिसमें वो चीज़ें देख सकते हैं, जब मर्जी देख सकते हैं। अगर आपने वो 10 बजे वाला ड्रामा मिस कर लिया तो वो 11 बजे आप यूट्यूब पे देख लेंगे। सो ट्रेडिशनल मीडिया हाउसेस की जो एक पोजीशन है वो थोड़ी टगमगा गई है। इतने में कोविड हो गया, मजीद एक जो आपको एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मिल रहा था वो ख़त्म हो गया। सिनेमा का ऑलरेडी आपको पता है एक बिजनेस चलाना, लोगों को अपनी तरफ राग़िब करना, 500-600 का टिकट, वो ऑलरेडी अंदर बहुत प्रेशर था, क्योंकि जब इंडियन फिल्में बंद हुई
अमेरिका में कुछ अरसे के लिए बंद ही रहेंगी इन पॉलिटिकल हालात में, तो वो आपके सिनेमाज के पास सडनली जिन्होंने अरबों रुपए की वो की हुई थी, उनके पास मटेरियल नहीं आ रहा था। हम इतनी फिल्में नहीं बना रहे जो सिनेमाज को सप्लाई कर सकें। अंग्रेजी फिल्में एक बहुत महदूद तबका देखता है, तो ये जो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई थी उनके पास सॉफ्टवेयर नहीं था, तो वो भी एक बड़ा मसला चल रहा था। अब बाकी चीज़ें रह गई, लोग आदी हो गए कि भाई हम फ्री में आकर यूट्यूब पे हर चीज़ देखें, चैनल्स पे भी ना जाएं तो उनको वो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू भी नहीं मिल रहा। तो ये एक बड़ा मसला है। सो आई रियली थिंक द फ्यूचर नाउ इन द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी ऑनलाइन। इसको किस तरह मोनेटाइज करना है, इसको किस तरह हमें प्रॉफिटेबल बनाना है, और दूसरा आपका जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो अब इंडिया में तो है, जी ने भी खोला है, उनके तमाम मीडिया हाउसेज ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स खोले हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को एक महदूद स्पेस दे रहे हैं। नेटफ्लिक्स और अमेजोन अगेन इज वेरी इंडिया वी। हमें अपनी आवाज़, क्योंकि हमें पता है हम कहने के लिए हमारे पास बहुत है, एक ऑडियंस भी बहुत है। पाकिस्तानी ड्रामा पूरी दुनिया में देखा जाता है, पाकिस्तानी म्यूज़िक पूरी दुनिया में सुना जाता है, और सब कॉन्टिनेंट का जो डायस्पोरा है, जहाँ जहाँ हिंदी ज़बान बोली जाती है वहाँ वहाँ पाकिस्तानी चीज़ें सुनी जाती हैं, देखी जाती हैं। नॉट ओनली दैट, अरबिक कंट्रीज़ में भी पाकिस्तानी चीज़ें तो पूरी दुनिया में लोग देखना चाहते हैं, लेकिन अब हमें अपनी ज़बान, अपनी आवाज़ वहाँ कैसे लेके जानी है, हमें भी इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आना, किसी ना किसी तरह हमें वो ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, ताकि हमारा कंटेंट, हमारी रिप्रेजेंटेशन हो, हमारी आवाज़ हो। हमने बहुत जदोजहद की है लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए, और अब ये मकाम हमें दोबारा हासिल करना पड़ेगा। नहीं तो हमें अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाने पड़ेंगे, ताकि पूरी दुनिया अगेन हमने जो इनरोड्स बने हैं वो रखें। तो नेक्स्ट फ्यू इयर्स एक रिकवरी का और एक नए एडवेंचर का और नई राहें तलाश करने का एक सिलसिला होगा, और ये 2-3 साल बाद ही हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट टुडे। वी कैन नॉट सिट बैक एंड से अच्छा जी हम बादशाह हैं और अब ये होगा। आपको लाइक एन एथलीट, लाइक अ सोल्जर ऑन द फ्रंट लाइन्स, you have to be on your feet. It's a battle. It's a battle of ideology out there. It's a battle of identity out there. It's a battle of culture out there. It's a battle of arts out there. So जैसे हमारे डॉक्टर्स फ्रंट लाइन बैटल कर रहे हैं, जैसे हमारे सोल्जर्स फ्रंट लाइन बैटल कर रहे हैं, उसी तरह हमारे आर्टिस्ट भी फ्रंट लाइन बैटल कर रहे हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स। और हमें इसे हल्का नहीं लेना चाहिए, ये पूरा गेम ही इसका है कि कल्चर बैटल कौन जीतेगा। सो लेट्स सी। अपकमिंग किस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है साकिब? अभी तो देखें, क्योंकि हालात इतने चेंज हो गए थे, तो ये आप समझे कि रेस्ट एंड रिकूपरेशन का टाइम था। मैंने बहुत सारी फिल्में देख रहा था, सोच रहा था, जी रहा था। जीने का किसको मौका मिलता है? हम रोज़ की रूटीन में कहाँ जी रहे थे? आप पता है हमें पता था 10 बजे में ये करना है, 11 बजे ये करना है, यहाँ से वहाँ भागना है, उसमें आप कहाँ जीते हैं? मुझे तो कहता हूँ ये तो 3 महीने से जो हमें टाइम मिला है सांस लेने का, बाहर नज़ारे देखने का, सूंघने का, अल्लाह का शुक्र करने का, अपने जो दोस्त हैं उनसे इजहार करने का, अपने वालिदैन से प्यार करने का, ये सारी चीज़ों को, ये भी एक नेमत है। तो मैं तो अभी ज़िंदगी जी रहा हूँ, और इसका कुछ ना कुछ पकड़ा होगा यहाँ पे, मुझे तो नहीं पता, बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियस में पकड़ा होगा। उसका एक टाइम है, वो आगे आ जाएगा, फिर कुछ पका के डिश आपको पेश करेंगे। इंशाल्लाह हम इंतज़ार करेंगे। और अब क्योंकि बज गए हैं 11, और मैं अपने देखने वालों को बताऊं कि कुछ ही सातें रह गई हैं। 20 जुलाई बस रास्ते में है। मेरे देखने वालों को मैं बताऊं कि जी बस अब 1 घंटे के अंदर अंदर जो है साकिब मलिक के सारे प्यारे दोस्त उनको विश करने वाले हैं हैप्पी बर्थडे का। एंड मुझे इस बात की खुशी है कि इस वक्त सबसे पहले मैं आपको विश कर रही हूँ, हैप्पी बर्थडे टू यू साकिब। Thank you. You're the first one to me, and that's really kind of you, really sweet of you. Yes, आज yes, I'm going to be 54 माशाल्लाह, तो बस देख ले। अल्लाह मियां Thank you so much. रखे, कामयाबियों से नवाजे, और आपकी सब कामयाबियां हम सब देखें, खुशियों के साथ रहें। और बस इंशाल्लाह भी ये
नया प्रोजेक्ट जैसे ही आपका आता है फिर इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ एक इंटरेस्टिंग सेशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो भी लोग कनेक्टेड थे, आप इसको पोस्ट करेंगी सेपरेटली बाद में? ये अभी लाइव भी जा रहा है, मैं आपको इसका लिंक भी भेज दूंगी और ये यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। और सैयद अली हुसैन ने आपको लिख दिया जी हैप्पी बर्थडे, मैं आपको लिंक भी अभी इसको आपको भेज दूँ। Thank you, Ji. Zarur, because I'll share it with all my friends and all my people that I know, because I think it was an excellent session. I really enjoyed the session. Khadija, you're a amazing person to sit opposite. आपकी vibe और आपकी energy मुझे मिल रही थी, जो मुझे बड़ा nourish कर रही थी, emotionally भी nourish कर रही थी, psychologically भी कर रही थी, and that's why I thought I gave my good input today, and I really enjoyed it. Thank you so much. Thank you so much. इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है। And many happy returns of the day. Have a great day and a very blessed life with your loved ones. Ameen. Allah Thank you, Hafiz. Ji. Thank you. Allah Hafiz.